सो गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा खुश रहो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई समस्या ना हो, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा हमारे पैरों के नीचे से ही जाता है। Every person have problem in this universe. Every person possess problems. No person is without problem in this universe. And every problem has solutions. Whatever be the height of your destination or your aim, but the path is always behind our foot. तो मेरे बच्चों, कितनी भी ऊंची आपकी मंजिल हो, कितना भी ऊंचा आपका एम हो, आपको घबराना नहीं है, समस्याओं से घबराना नहीं है, क्योंकि वो तो आएंगी। अगर समस्या नहीं होगी तो जीवन जीने का मज़ा ही नहीं रहेगा। कहते हैं कि संघर्षहीन जीवन उस मृत्यु के समान है जिसमें केवल हम सांस लेते हैं, यानी हम सांस ले रहे हैं लेकिन हम जी नहीं रहे, क्योंकि समस्या ही नहीं है। जब समस्या नहीं है तो हम जीवन में आगे करेंगे क्या? तो समस्या भी होनी चाहिए। एंड समस्या मीन्स, इट डज नॉट मीन दैट कि प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपका एक एम होना चाहिए, आपका एक विज़न होना चाहिए कि मुझे यहाँ पहुँचना है, ताकि मैं दुनिया की, संसार की, सबकी सेवा कर सकूँ। और उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। कोई भी रास्ता आप चुनें वो कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि आपके पैरों के नीचे से ही रास्ता जाएगा वहाँ तक पहुँचने का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी और स्टार्टिंग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन CBSE एंड इन अदर बोर्ड्स ऑल्सो। मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि वाई ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इज़ देयर, इसकी स्टडी इम्पॉर्टेंट क्यों हुई। यू नो वेरी वेल, so first of all, the interference, diffraction, polarization, they well established the wave theory of light. They based on wave theory of light, and after that in 1886 around, मतलब 1887 तक भी कहते हैं हम लोग। So in 1886 or between that time, the Maxwell equations of electromagnetism and the Hertz experiment on the production and detection of electromagnetic wave strongly established the wave nature of light. Also, at that time, many discoveries were there, and that is on the experiment of discharge tube. In discharge tube, the study of gases at low pressure, the spark in gases in discharge tube at very low pressure led us to many important discoveries, in which the first discovery you know very well, the cathode rays discovery by William Crookes. William Crookes ने in I think 1879 में cathode rays, he discovered cathode rays in the discharge tube at very low pressure when spark is there. Then in 1894, production of X-rays or discovery of X-rays by Roentgen. And in 1897 सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज़ बाय J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करके बताया 1897 में। इसके पहले पता नहीं था। आप देखिए, अभी तो 2020 चल रहा है, यानी 100 साल पहले की बात है, 100 years बिफोर ये सारा काम वहाँ होता गया। इन दी 19th century कह सकते हैं हम। एंड देन this J.J. Thomson performed an experiment on cathode rays
and using mass spectrograph he find speed of electrons या speed of cathode rays and E by m, that is specific charge ratio, specific charge means E by m निकाला इसने, and he found that the speed of cathode rays is 0.2 times of speed of light, 0.2 times of speed of light, जो करीब मेरे ख्याल से 1.76 इंटू 10 to the power 11 कूलम्स पर केजी मेरे हिसाब से ये आता है, इतना स्पेसिफिक चार्ज इसका कूलम्स पर केजी के हिसाब से निकाला E by m, and found that E by m or the specific charge is independent of the nature of cathode and independent of the nature of gas filled in discharge tube. डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस उन्होंने डाली E by m वही आया, E by m मतलब 1.76 इंटू 10 to the power 11 आया उनका E by m. एंड whatever be the nature of cathode means whatever metal they use for cathode, but specific charge is same. It means cathode rays are universally alike. ये क्लियर हो गया कि कैथोड रेस किसी भी किसी भी मटेरियल, किसी भी गैस के लिए हो, ये सेम होगा. एंड आफ्टर दैट आपको याद होगा द फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्चार्ज, फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्ट्ज, हेनरिच हर्ट्ज इन 1887 फॉर द डिटेक्शन and production of electromagnetic wave. What some of the scientists they found that along with Hertz कि when a metal is irradiated by some ultraviolet radiations, then they emit out electrons, or if some metals are heated suitably then they will emit out electrons. इलेक्ट्रॉन ही दे रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं दे रहे हैं. तो ये बात समझ में आई एंड 1897 में यू नो वेरी वेल. आफ्टर दैट बहुत बाद में पता लगा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले पता नहीं था. तो इलेक्ट्रॉन का नाम मैं ले रहा हूँ, ये थोड़ा गलत है, कि दे फाउंड दैट कि व्हेन मेटल प्लेट्स, मेटल सरफेसेस आर इरेडिएटेड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और हीटेड सुटेबली, देन नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स दे एमिट्स आउट. It means electrons they are universal constituents of matter, they are fundamental particles. सभी में वही है. ये होने लगी ये वाली बात. और जब ये हुआ, after that later on the Millikan's he found charge on an electron by its famous Millikan's oil drop experiment, and also he found that charge on any droplet is an integral multiple of elementary charge, that is charge is quantized. उसने quantized भी प्रूव करके बता दिया. तो ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल एंड यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ऑल्सो क्वांटम थ्योरी आई है उसके बाद, आपको याद होगा द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट. They were discussed or they were proved or verified with the help of quantum nature of night. In quantum theory of night, you know that the radiations they are comes out or they move in the form of a packet of energy, and every packet of energy is a quanta, and that quanta is nothing but it is photon. Its speed is c, speed of light, एंड एनर्जी इज h nu, इसे क्वांटा कहते हैं. तो ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को वेरीफाई किया गया या बताया गया क्वांटम थ्योरी से. सो सम ऑफ द फिनोमिना दे वेयर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, एंड सम ऑफ द फिनोमिना और सम ऑफ द डिस्कवरीज they were discussed or verified with the help of particle nature of light. It means light has dual nature. लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. वही हम पढ़ने वाले हैं कि ड्यूअल नेचर क्यों होता है.
एंड नाउ अगेन कमिंग टू द इलेक्ट्रॉन एमिशन, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एमिशन, यू नो वेरी वेल, वी हैव मेटल सरफेस, सपोज ये मेटल है मेरे पास, एक मेटल सरफेस, ओके, एंड इन मेटल सरफेस यू नो वेरी वेल free electrons are available. These are free electrons. Free electrons are available. As these free electrons, actually these free electrons are very loosely bound with the nucleus, and if they gain some energy and try to come out of the surface, soon the surface acquires a positive charge and पुल्स बैक द इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है तो ये सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को भाई साहब को वापस खींच लेता है। जैसे आपके पास एक छोटा सा डॉग है, पपी है, उसको आपने चेन से बांध रखा है, वो बैठा हुआ है, जैसे वो दूर जाने लगता है आप खींच लेते हो, दूर जाने लगता है आप खींच लेते हो। आपने एक सफ़ेद चूहा कभी पाला हो तो वो चूहा जैसे ही जाने लगेगा आप पूंछ पकड़ के खींच लोगे। या एक छोटा सा बच्चा है, मम्मी ने कहा इसका ध्यान रखना, इसके पास बैठ जाओ, तो हम बैठ जाते हैं। बच्चा जैसे ही कुछ दूर जाता है हम उसकी निक्कर पकड़ के, लंगोट पकड़ के खींच लेते हैं, ओ इधर आ जा, चल इधर आ जा। वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वांट्स टू गो आउट बट वी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड दीज आर रीस्ट्रेनिंग फोर्सेज and they set up a potential barrier on the surface. Again listen very carefully. मेरे एग्जाम्पल में अगर आप फंस गए हो तो मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, this is a metal surface and in metal surface free electrons are available, and as free electron try to come out of the metal surface, soon the metal surface, the moment the electron come out, the metal surface acquires positive charge and pulls back the electrons. So this attractive force is known as restraining forces. Restraining forces, and these restraining forces or this restraining force gives a potential barrier there. Set up a potential barrier here. एक बैरियर लगा दिया कि नहीं निकल सकते भाई आप. So if electron has to come out, the electron has an energy to overcome that restraining force or potential barrier. तो अगर आपको वो डॉग को आपसे भाग के जाना है तो उसके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपसे चैन छुड़ा ले, यानी आपकी एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन. तो इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आएगा जब उसको उतनी एनर्जी मिल जाए जिस एनर्जी से वो सरफेस में चिपका हुआ है, सरफेस उसको रोक रहा है आने से. रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस. सो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन वर्क फंक्शन. दिस वर्क फंक्शन आपको याद आ गया होगा कि हाँ सर ये तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है. फिर से बताता हूँ मैं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ड्यूअल नेचर. सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द minimum amount of energy used to liberate electron from a metal surface, is called work function. तो वर्क फंक्शन इज नथिंग बट इट इज एनर्जी, बट इट इज मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम. इलेक्ट्रॉन को कम से कम ही एनर्जी देके हम बाहर निकालना चाहते हैं. जैसे आपको किसी को काम पे रखना है अपने घर पे सर्विस पे, तो आप उसको ज़्यादा सैलरी पे थोड़ी रखोगे, आप तो कम से कम पे रखोगे जिसमें उसका गुजारा चल जाए. एंड दैट मिनिमम एनर्जी इज वर्क फंक्शन. ज़्यादा भी रखेंगे हम जब उससे ज़्यादा काम कराना होगा. To increase its kinetic energy we have to pay more money. सैलरी तो हम सिर्फ घर आने की दे रहे हैं, काम करने की नहीं दे रहे. काम करने के लिए और मनी देनी पड़ेगी. तो इफ़ यू वांट टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन को अगर मेटल सरफेस से बाहर निकालना है तो आपको उसको वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी. एंड यू नो वेरी वेल इक्वल टू एच न्यू. सो वर्क फंक्शन इज फाई नॉट डब्ल्यू नॉट और एच न्यू नॉट और एच सी बाय लेमडा नॉट.
this nu naught is known as threshold frequency and this is known as threshold wavelength. अब आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए एंड वेवलेंथ शुड बी मैक्सिमम। अब आप कहोगे अरे ये क्यों किया आपने, बताता हूँ। लुक हियर, phi naught is directly proportional nu naught and inversely proportional lambda naught. It means this should be minimum, so this is minimum, because work function should always be minimum, and if this is maximum then only this is minimum. So nu naught is minimum, nu naught क्या होना चाहिए, min होनी चाहिए, and lambda naught should be maximum. Always remember. And what is the unit of energy? Joules. पर यहाँ हम बदल देंगे, यहाँ we are going to take an practical unit that is electron volt. तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ। Unit what we are unit of phi naught is EV. EV means इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं कन्वर्शन भी बताता हूँ आपको कि कैसे कन्वर्शन होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ एनी न्यूमेरिकल एनर्जी इज इन जूल्स यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये कन्वर्शन आना चाहिए। तो देखिए, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल्स, एंड व्हेन जूल्स इज डिवाइडेड बाय ई देन इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक चीज़ और आपको याद होगी कि मिलिकन्स ने हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया था, एंड थॉमसन ही हैज़ गिवन अस E/m रेशियो। याद है, E/m स्पेसिफिक चार्ज 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर kg, एंड मिलिकन्स ने दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ वैल्यू रख दो तो मास आ गया, देखिए 9.1 इंटू 10⁻31 kg ऐसे निकला, इलेक्ट्रॉन का मास भी आ गया, देखिए। ओके, सो व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, अगर आपको जूल्स में करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय ई। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी, or 1 electron volt is the energy possessed by electron when it is accelerated by a potential of 1 volt। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन का मूव करेगा जब आप सेल से, बैटरी से उसको 1 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस दोगे। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो उसमें जो एनर्जी आएगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी possessed by if electron or photoelectron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ कि कई बार एग्ज़ाम में आपको दिया होता है कि एनर्जी है, एनर्जी दी है, एनर्जी दी है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जूल्स। हाउ टू कन्वर्ट 2.14 और ई की जगह वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये जूल्स में आ गया। हाँ, और अगर जूल्स में दिया हो कि एनर्जी आपको दी हुई है, मान लीजिए 2.4 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइड बाय 2.4 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड देन इट इज़ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थोड़ा याद रख लेना आप मेरी बात। तो जूल्स में करना है तो ई से मल्टीप्लाई करो, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो यू हैव टू डिवाइड बाय ई। ओके, तो वर्क फंक्शन नाउ यू नो कि इफ यू वांट टू लिबरेट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सरफेस देन यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी विच इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन। उससे कम नहीं, ज़्यादा दोगे तो चलेगा, ज़्यादा जितनी दोगे इट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन चलेगा भी, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन एमिशंस आर ऑफ मैनी टाइप्स। कैसे हम इलेक्ट्रॉन एमिशन कर सकते हैं, बट बिफोर दैट आई गिव यू
द रियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन एमिशन बताता हूँ मैं टाइप्स आपको, या बता देता हूँ। चलिए पहले इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन मीन्स द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस by suitable method is known as electron emission. And electron emission means you have to liberate electron from the metal surface, and electron will come out if and only if when it can overcome a restraining force or potential barrier. It means the energy supplied to the electron must be equal or greater than the work function, then only electron will come out. So types of इलेक्ट्रॉन्स एमिशन, द फर्स्ट इज थर्मियोनिक एमिशन होता है। थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन बहुत देखा आप लोगों ने। बल्ब जो होता है, बल्ब जलता है तो उसके अंदर हीट डेवलप होती है, एंड ड्यू टू दैट हीट द इलेक्ट्रॉन्स दे कम आउट, एंड दैट इज थर्मियोनिक एमिशन। It means the emission of electron from a metal surface when heated suitably, the emission of electron, मैं लिख नहीं रहा, the emission of electron from metal surface when heated suitably is called thermionic emission. The electrons comes out are known as thermions, उनको कहते हैं thermions और thermal electrons। ये पहले एक बल्ब आते थे फिलामेंट वाले, अभी भी शायद आपके घर में होंगे। इन कैथोड रे ट्यूब ऑल्सो, कैथोड रे ऑसिलोग्राफ ऑल्सो। देन वी हैव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसी को हम पढ़ने वाले हैं, पर यहाँ भी आपको देखो बता रहे हैं। सो हियर इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इट इज़ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। ये मेटल सरफेस है, इस पर अगर मैंने क्या गिराया, रेडिएशंस गिराया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, और इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ए करंट, एंड दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। Then we have cold cathode emission. Cold cathode emission या इसको फील्ड एमिशन भी कहते हैं। We are, ये देखो कितना बढ़िया, नहीं इंसान कितना समझदार है, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। फील्ड एमिशन कैसे, बोले मेटल है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो बोले एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओ एंड द पोजीशन विल कम कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ये हो गया कोल्ड कैथोड एमिशन, मतलब कैथोड को गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो इट इज़ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन सब्जेक्टेड बाय an electric field of suitable strength, subjected by electric field of suitable strength, and around 10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देंगे तो ये निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेकेंडरी एमिशन। इन सेकेंडरी एमिशन व्हाट हैपन्स, मेटल surface is there and these are fast moving electrons. These are fast moving electrons. It means metal surfaces are subjected by or collide by fast moving electrons. These fast moving electrons known as primary electrons give their energy to the electrons present in the surface. So the electrons they eject out, and these electrons are known as secondary electrons. यानी एक बॉल आपने फेंकी, वो बॉल ने एनर्जी दी और वहाँ से दूसरी बॉल आ गई। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एमिशंस। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर समझना जरूरी था। एंड
we are actually discussing dual nature of matter, and dual nature of matter, particle nature is very important, in which we are going to discuss photoelectric emission. तो यहाँ अब मैं आ रहा हूँ कि photoelectric effect क्या है. You know the famous Heinrich Hertz. In 1887 he discover electromagnetic wave, and also मतलब he construct or produce electromagnetic wave and then detect electromagnetic wave with the help of oscillator that is known as Hertz oscillator. तो उसने किया क्या था, उसने ये प्लेट्स ले ली थी, इनको कनेक्ट किया था उसने इंडक्शन कॉइल से. इंडक्शन कॉइल सप्लाई हाई पोटेंशियल डिफरेंस. ये प्लेट से एक प्लेट को अर्थ कर दिया उसने, हियर मेटल के स्फीयर्स लगा दिए, एंड देन ही फाइंड हियर इज स्पार्क, एयर स्पार्क. और उसने बोला देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट हो गई 6 मीटर की. तो वो लोगों ने कहा अरे बताओ कहाँ है वेव, वेव तो डिटेक्ट करो. तो उसने एक लूप बना दिया है कॉपर वायर का. हियर ऑल्सो मेटल स्फीयर्स, मेटल यानी किसके स्फीयर है, ये ब्रास के. और उसने देखा कि यहाँ भी सेम टाइम पे स्पार्क आ गया. जब उसने इसको मूव किया तो स्पार्क डिक्रीजेस, देन बिकम्स जीरो, एंड देन अगेन इंक्रीजेस एंड मैक्सिमम जब परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट भी की और उसको रिसीव भी किया. बट व्हेन दीज प्लेट्स दे आर कोटेड विथ सम फोटोसेंसिटिव मटेरियल लाइक अल्कली और जो भी मटेरियल्स हैं, तो उसने देखा कि व्हेन दे इरेडिएटेड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो यहाँ जो स्पार्क था वो एनहेंस्ड हो गया. स्पार्क एनहेंस्ड हो गया, स्पार्क ज़्यादा होने लगा मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, अरे यहाँ से आ गए. इस मेटल प्लेट पे यूवी रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन्स निकले, और वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने से यहाँ स्पार्क बढ़ गया. तो उसने डिस्कवर किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यहाँ डिस्कवर हुआ है बच्चों जाके. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज इन 1887. इसने डिस्कवर किया, एंड देन इसकी स्टडी की थी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी. अभी पूरा बताऊंगा मैं आपको. एक्सपेरिमेंटल स्टडी बाय लेनार्ड एंड हॉलवेश, विल्हेम हॉलवेश, एंड देन theoretically it was proved by the famous आइंस्टीन ने किया. इसकी खासियत बताता हूँ हर्ट्ज की, कि हर्ट्ज का टाइमिंग मैंने देखा था 1857 से 1894. इट मीन्स 37 ईयर्स तक जिंदा रहा था, और कितना काम कर गया वो, कितना काम. सोचो अब आप छोटी सी उम्र में, तो आप अपनी उम्र में कुछ बड़ा करने की कोशिश करें. सो हेनरिच हर्ट्ज ही फाउंड दैट कि व्हेन metal plate or emitter is radiated by UV radiations, then spark in the detector coil enhanced, and that is due to the emission of more electrons. And so this is photoelectric effect. तो यहाँ photoelectric effect आ गया. ये देखिए रेडिएशंस आ रहे हैं. कौन से रेडिएशंस, UV radiations. So due to UV radiations what happens, the electrons they come out, and these electrons are known as photoelectrons. तो अब आपको काम की बात बताता हूँ. अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई. वर्क फंक्शन भी आपको याद होगा, अगर याद ना हो तो वर्क फंक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स, सम ऑफ द मेटल्स दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इवन विथ विजिबल लाइट, एंड सम दे आर नॉट, लाइक जिंक, कैडमियम. ये रेड वेड लाइट से देते ही नहीं, यूवी रेडिएशन से ही देंगे. तो सबसे कम सीजियम का होता है, आपको मालूम होगा, सबसे कम सीजियम का होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं. एंड
वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम इज मैक्सिमम 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे ज़्यादा होता है। जिसको जितना ज़्यादा वर्क फंक्शन मतलब उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो बाहर आएगा। तो हम तो यूज़ करेंगे जो भाई कम एनर्जी में काम कर दे, जो कम में पैसे में काम करेगा हम तो उसको लेंगे, तो हम तो इनको लेंगे अल्कली मेटल्स को। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आता हूँ मैं। इट इज़ द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स or it is the emission of electron from a metal or photosensitive surface when radiations of suitable frequency incident on it. The emitted electrons are known as photoelectrons and they constitutes current. That current is known as photoelectric current. फिर से photoelectric effect was discovered by Heinrich Hertz in 1887 when radiations of suitable frequency incident on a metal or photosensitive surface, then electrons emits out. These electrons are called photoelectrons and current constitutes by photoelectrons is called photoelectric current. फिर से when radiations of suitable frequency incident on a metal or photosensitive surface, then electrons emits out. These electrons are called photoelectrons and they constitutes a current called photoelectric current. या आप क्या लिख सकते हैं? This is the emission of photoelectrons from a metal surface when radiations of suitable frequency incident on it, and these photoelectrons constitutes current called photoelectric current. तो ये हमें समझ में आ गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो रही। फोटो इलेक्ट्रिक करंट तभी होगी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स आउट, दे मूव, और मूव करने के लिए उनको काइनेटिक एनर्जी चाहिए। इट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी मोर देन वर्क फंक्शन, तब वो मूव करेंगे। सो टुडे ओनली वी हैव डिस्कस्ड हियर व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हु discovered by Heinrich Hertz, and then it was later on experimentally performed by or studied by in detail from 1886 to 1902 by Lenard and Holwesch, और फिर आइंस्टीन ने 1923 में नोबेल प्राइज लिया था इसके ऊपर, एंड मिलिकन्स ही हैज टेकन नोबेल प्राइज इन 1927 फॉर इट्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हमारे पिछली शताब्दी में ही सारा खेल हुआ है। ओके, सो थैंक यू बच्चों। आज आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ इसमें बचा हुआ है। ये हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था। सो इन द नेक्स्ट, अभी ये हमारा DNOM मीन्स ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का फर्स्ट लेक्चर हुआ है। सो खुश रहो, माता पिता की सेवा करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, गंदी चीज़ें मत खाओ। थैंक यू वेरी मच। ओके।